दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरोही एंड आव्यास गार्डन में। और देखिए आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो दर्शक पहली बार आए हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि गार्डनिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो और जानकारी आपको मिलती रहती है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं हम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ गार्डन में यूज़ होने वाली अलग अलग तरह की फर्टिलाइज़र्स, और इनको किस तरह से यूज़ करना और इनके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बता देता हूँ आपको। देखिए ये सरसों की खली है, ये नीम की खली है, और ये दोनों तरह से आती है, थोड़ा मोटी वाली भी, और ये देखिए ये बारीक वाली है। यह मिक्स आती है, इसको आप फिल्टर करके अलग भी कर सकते हैं। तो ये मेरी होममेड कंपोस्ट है। मैं घर पर ही कंपोस्टिंग करता हूँ और मैं कंपोस्ट बनाता रहता हूँ। तो ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फ़िल्टर की थी। तो ये मेरी होममेड कंपोस्ट है। और ये देखिए ये मेरी वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट के भी पैकेट मैं ख़रीदता रहता हूँ। तो आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस इनमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो गए दोस्तों। और ऑर्गेनिक में बायो एंजाइम है, और ये उपले हैं, और अगेन वो नीम की खली है, और ये सरसों की खली है। तो मेरे पास और भी काफ़ी हैं। ये देखिए ये बाल्टी है, इसमें भी मेरी होममेड कंपोस्ट है, काफ़ी सारी है, और मैंने कुछ डाल भी दी है गमलों में। पूरी भर गई थी ये बाल्टी जब मैंने बनाई थी। तो इस तरह से मेरे पास ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और ऑर्गेनिक में ही ये देखिए ये जाइम फर्टिलाइज़र है। ये सीवीड से बनाई जाती है, समुद्र में जो पौधे उगते हैं उनसे बनाई जाती है। तो दूसरा है ऑर्गेनिक में ही बायोवीटा। ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए, और ये जाइम भी माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और इनऑर्गेनिक में आपको मैं बता दूं कौन कौन से फर्टिलाइज़र है मेरे पास। ये देखिए एप्सम साल्ट है, इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। और ये देखिए ये इस तरह के पैकेट्स में आता है, एप्सम साल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट। इसको आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए चूना पाउडर है, पत्थर का जो चूरा होता है, चूना, वो है ये। और ये डीएपी, ये यूरिया, और ये है राख। तो चलिए शुरू। अब मैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको बता दूं। तो एप्सम साल्ट दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और इसका क्या यूज़ है और ये क्यों और किन प्लांटों में आपको यूज़ करना है। तो ये दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट होने के कारण पत्तियां जो होती हैं प्लांट की, उनमें सभी में मैग्नीशियम तत्व की ज़रूरत होती है। तो मैग्नीशियम के लिए एप्सम साल्ट का यूज़ किया जाता है। तो उससे पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं प्लांट की, तो उसमें एप्सम साल्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सभी प्लांटों में नहीं यूज़ होता, गुलाब के प्लांट में, टमाटर के कुछ पौधों में, और लीफी वेजिटेबल में यूज़ नहीं होता है ये। तो कुछ ही प्लांट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और गुलाब में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। इसके अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ऐसा क्या चीज़ यूज़ करें जिससे ये तत्व मिले प्लांट्स को। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं अपने गार्डन में बहुत कम यूज़ करता हूं, और मैं ना के बराबर ही यूज़ करता हूं। मैंने ये 3-4 साल से मेरे पास रखे हुए हैं, इनका कोई यूज़ नहीं किया यूरिया और डीएपी का। मैं केवल बाकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और ये ही यूज़ करता हूँ अपने गार्डन में। और इसी से मेरे गार्डन में प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो मैं यूरिया के बारे में आपको बताऊं, तो यूरिया जो है CONH2CO इसका फॉर्मूला होता है। NH2CONH2 यानी इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और नाइट्रोजन
नाइट्रोजन प्लांट के ग्रीन वाला जो भाग होता है, पत्तियाँ होती हैं और जहाँ भी ग्रीनरी होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो पूरी बॉडी के लिए ही ज़रूरी होता है प्लांट की, लेकिन ये ऊपरी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो नाइट्रोजन के लिए हमें, जब पौधा प्राइमरी स्टेज में होता है, पौधा जब बढ़ता रहता है, उस समय यूरिया का यूज़ करने से प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और वहीं मैं बात करूं अगर डीएपी की, तो डीएपी जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, और इसमें अमोनिया और फॉस्फोरस दोनों पाए जाते हैं। तो अमोनिया के कारण इसमें प्लांट की वैसे वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती है, और फॉस्फोरस जो है वो प्लांट की रूट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब प्लांट की रूट मजबूत होगी, रूट को मजबूती देता है, रूट मजबूत होगी तो पूरा पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। इसके अलावा जब प्लांट फ्रूटिंग या फ्लावरिंग कंडीशन में होता है, तो उस समय डीएपी का यूज़ करना चाहिए, और उस समय में ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मैं इसकी जगह अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही प्रेफर करता हूँ। एक सावधानी और जो आपको बरतनी है, ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हुए, वो इनकी क्वांटिटी और किस तरह से यूज़ करना है, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसको आप कभी भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालना है आपको, दोनों को ही। इसमें 7 से 8 दाने एक 10 इंची के पॉट में आप डाल सकते हैं, जड़ों से दूर, और तुरंत के तुरंत आप गुड़ाई करें, फिर ये डालें और फिर पानी दे दें। और अगर गर्मी के दिन है तो कोशिश करें कि आप बहुत ही कम यूज़ करें या ना ही यूज़ करें, क्योंकि ये प्लांट को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा देते हैं। और अगर सही से यूज़ करेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। गुलाब में भी ये डीएपी का आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, पौधे अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो चलिए, इनऑर्गेनिक में अगला प्लांट जो कंपोनेंट है वो है, देखिए ये पत्थर का, जो पहले वाइट वॉश होती थी घरों में, ये चूना यूज़ होता था पहले। तो इसको आपको कैसे यूज़ करना है, इसको भी बहुत ध्यान से यूज़ करना है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसकी भी बहुत ही कम क्वांटिटी आपको लेनी है। आप इसको जब यूज़ करें तो रात में इसको आप एक कोशिश करें, अगर आपको मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो उसमें आप 2 से 3 चम्मच को आप भिगोकर, मतलब 4-5 लीटर पानी में भिगोकर रख दें, और उसको अच्छे से मिक्स करके अगले दिन या 1-2 दिन रखने के बाद छान लें। और फिर आप इसको, अगर पानी उसका जो ऊपर वाला भाग है ये उसको छान कर डालेंगे, कैल्शियम नीचे रह जाएगा और उस पानी में इसका असर आ जाता है। तो उस पानी को अगर आप पौधे के ऊपर छिड़कावा करेंगे, थोड़ा और उसको डाइल्यूट करके और जड़ों में देंगे, तो जो फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चूना भी एक ज़रूरी कंपोनेंट है, कैल्शियम भी। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की मैं बात कर रहा था, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की बात हो गई, ये फॉस्फोरस के लिए, और यूरिया नाइट्रोजन के लिए, और ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए। पोटासियम के लिए देखिए दोस्तों, पोटास का बहुत अच्छा सोर्स होता है राख, लकड़ी की राख या गोबर के उपलों की राख। तो लकड़ी की राख सबसे ज़्यादा उत्तम होती है, तो आप लकड़ी की राख ज़रूर बनाएं अपने घर में। देखिए मैं इस तरह से जो ये होते हैं, एक डिब्बा उसमें कलेक्ट करता रहता हूँ। घर में जैसे हवन वगैरह करते हैं तो राख निकलती है काफ़ी सारी, और गर्मियों सर्दियाँ जब आती हैं, तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं, सर्दियों में हम लकड़ी से सेकते हैं या खाना बनता है, तो उससे आप उस राख को कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये राख मैं अपने कंपोस्ट में मिलाता रहता हूँ, इसलिए मेरे पास अभी ख़त्म हो गई है, यही थोड़ी सी मेरे पास बची हुई है। तो राख जो है पोटास का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ये तीनों मिला के कंपोनेंट जो हैं, ये इनऑर्गेनिक ये कंपोनेंट आपके एनपीके बन जाते हैं, और एनपीके एक कंप्लीट मैक्रो फर्टिलाइज़र हो जाता है। अब बात करें माइक्रो फर्टिलाइज़र, तो माइक्रो में जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन। तो ये सब की पूर्ति करने के लिए आप जो यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं ये। तो ये आप जो यूज़ कर सकते हैं वो है जाइम फर्टिलाइज़र। ये सीवीड से बनाई जाती है, जो समुद्र में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनसे ये बनाई जाती है, तो ये भी ऑर्गेनिक ही होती है। तो आप जाइम का यूज़ कर सकते हैं।
और ये बहुत ही अच्छी होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने के लिए। तो इसके अलावा बायोवीटा आता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए। और एप्सम साल्ट मैंने बताया, मैंगनीशियम की कमी जब प्लांट में हो जाती है तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो इसकी पूर्ति करने के लिए एप्सम साल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पानी में घोल लें, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, या आधा चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से आप घोल लीजिए, और उसको स्प्रे बोतल से आप छिड़कावा भी कर सकते हैं, या आप खाद के साथ जैसे इसमें कंपोस्ट में भी आप थोड़ा सा मिला के इस कंपोस्ट को दे सकते हैं। तो एप्सम साल्ट का मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये अच्छा होता है, और कैल्शियम का भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हुई बात इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। ऑर्गेनिक में सरसों की जो खली होती है और नीम की जो खली होती है, ये भी बहुत न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। इनमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सरसों में जो होता है, सल्फर भी प्लांट की ग्रोथ के लिए एक मेन कंपोनेंट होता है। तो सरसों की खली में सल्फर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जो ये सर्दी वाले आजकल के जो फर्टिलाइज़र होते हैं, मतलब प्लांट्स होते हैं, उनको सरसों सल्फर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप देखे होगे चरचराहट होती है मूली में, सरसों में, तो इन सभी, और गोभी में भी, तो इन सभी को सल्फर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय जो है ये सरसों की खली बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस समय आप सरसों की खली बहुत ज़्यादा प्रयोग में लें, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी होती है, खासकर सर्दियों की गार्डनिंग के लिए। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, ये तो बहुत ही अच्छी होती है, तो वर्मी कंपोस्ट भी आप ज़रूर यूज़ करें। इसमें भी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं कम मात्रा में। और ये हो गई नीम की खली, भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एंटी फंगल गुणों के साथ साथ। इसमें भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें इनमें भी पाई जाती हैं। इसके अलावा होममेड कंपोस्ट, ये तो बहुत ही अच्छी होती है। होममेड कंपोस्ट तो हमें सभी को घर पर कंपोस्टिंग तो करनी ही चाहिए, और होममेड कंपोस्ट अपने घर की बनाएं कंपोस्ट, तो वो भी सारे न्यूट्रिएंट से रिच होती है। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसको जब मैं मिट्टी बनाता हूँ, अब मैं यूज़ करना बता देता हूँ कैसे आपको डालना है। ये दोनों तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ, बाकी का मैं बता देता हूँ कैसे कैसे मैं यूज़ करता हूँ। जब मैं गमले की मिट्टी तैयार करता हूँ, मैंने पहले एक साथ बहुत सारी मिट्टी बनाई थी अपनी, तो मैंने उसी समय में ये जैसे अपनी मिट्टी में कम से कम 30% से 40% तक मैंने अपनी मिक्स एक खाद का पोटिंग सॉइल तैयार किया था। तो उसमें मैंने थोड़ी सी अपनी होममेड कंपोस्ट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मैंने रखी थी वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ी नीम खली, और थोड़ा सा एप्सम साल्ट, और थोड़ा सा अपना कैल्शियम पाउडर या चूना। इसको मैं सूखा भी थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया था पोटिंग सॉइल में, राख, और माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए जाइम, और ये बायोवीटा, ये सब इस तरह से मैंने अपना पोटिंग सॉइल तैयार किया था। तो ये लगभग मैंने सारा मिक्स बनाकर लगभग 30% तक ये अपनी मिट्टी में मिलाया था, जब मैंने अपने सभी गमले तैयार किए थे। और उसके बाद से मैं महीने में ज़्यादातर इनको जैसे वर्मी कंपोस्ट है ये, या होममेड कंपोस्ट है, ये सब चीज़ें देता रहता हूँ। थोड़ी थोड़ी बीच इनमें नीम खली मिला लेता हूँ देने से पहले। और कभी कभी अगर पौधे पीले पड़ रहे हैं तो एप्सम साल्ट या गुलाब वगैरह में, टमाटर में, इस तरह से मैं डाल देता हूँ। और कभी कभी इसका बायोवीटा का, इसको पानी में घोलकर और इसका छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे बोतल से स्प्रे कर देते हैं। और राख भी हम जब यूज़ करते हैं तो इसमें राख को भी मैं इस तरह से मिक्स कर देता हूँ। तो मैं अंदाज़न ही यूज़ करता हूँ, और पहले आप कम से कम ही क्वांटिटी में डालें अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, और फिर आप क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपका गार्डन में पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, और हमेशा आपको फ्लावर और फ्रूटिंग से पौधे भरे रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आप भी अपने गार्डन में यूज़ करिए। और एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं हम, एक लिक्विड कंप्लीट फर्टिलाइज़र, उसकी आप अगर वीडियो
मैं बनाने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा कि सर्दियों में हमें किस तरह से खाद बनानी चाहिए और किस तरह से वो पौधों में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों इसी जानकारी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको।